अरे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 9th के फिजिक्स का मोशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मन में जो सवाल आता है वो ये है कि ये मोशन होता क्या है, व्हाट इज़ मोशन। तो आप डेली देख रहे होंगे अपने आसपास कि जो भी मूवेबल चीज़ें होती हैं वो अपने पोजीशन को चेंज करती हैं। जैसे कार एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, आदमी चल के दूसरे स्थान, पशु पक्षी एक दूसरे से दूसरे स्थान बदलते हैं, और भी अन्य वस्तुएं हैं जो खुद से या किसी वेक्टर की वजह से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं या ले जाई जाती हैं। तो उनके पोजीशन में क्या होता है, चेंजेज आते हैं। तो कहते हैं कि द कंटिन्यूअस चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी with respect to a stationary object as taken as a reference is called the motion of the body। कहता है कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज करता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि ये पोजीशन का जो चेंज हो वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हो। अब ये माइंड में सवाल आता होगा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है या ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि जो पोजीशन में चेंज आता है किसी स्टेशनरी किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो उस कंटिन्यूअस चेंज को ही क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है जो रेस्ट में हो, स्टिल में हो, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अर्थ जो है वो मूव करती है, लेकिन इसकी विशालता को देखते हुए जो अर्थ के क्रीचर रह रहे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो अर्थ को एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। जब इसको ग्रेविटेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसको स्टेशनरी नहीं मानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ काइनेमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग अर्थ को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी बस में जा रहा है और अपने मित्र के साथ जा रहा है, और उसका एक और मित्र जो है उसको छोड़ने आया और वो घर से बाहर है, बस के बाहर है। ठीक है, तो जब बस चलती है तो तीनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं, तो जो बाहर खड़ा मित्र है वो क्या कहेगा कि दोनों मित्र अब मोशन में आ गया है ना। लेकिन अंदर में जो दोनों मित्र है वो क्या कहेगा आपस में, वो कहेगा बच्चों कि वो दोनों तो एक दूसरे के सामने बिल्कुल खड़े हैं, रुके हुए हैं। तो रुका हुआ होना या मोशन में होना ये एक रिलेटिव थिंग है। कोई चीज़ मोशन में हो सकती है, कोई भी चीज़ स्टेशनरी हो सकती है, लेकिन उसको देखने का रेफरेंस क्या होना चाहिए, हम कहाँ से उसको देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनीथिंग इज इन मोशन और आइदर एट स्टेशनरी पोजीशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता है तो सेम ऑब्जेक्ट का मोशन जो है डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए उस बस में दो मित्र थे, दोनों मित्र एक दूसरे को देख रहे थे और उनको लग रहा था कि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हैं, लेकिन बाहर खड़े मित्र के रेस्पेक्ट में वही दोनों आदमी जो रुके हुए अपने आप को समझ रहे हैं वो मोशन में है। तो वही आदमी सामने वाले मित्र के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि बाहर खड़े मित्र के रेस्पेक्ट में क्या है, वो मोशन में है। तो मोशन जो है एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इसलिए कहा जाता है कि हम किसी भी चीज़ के मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो एक रेफरेंस लेंगे कि हम इसका मोशन देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, कहाँ से देख रहे हैं। अगर हम बस में सवार दोनों मित्र से पूछें कि क्या जो सड़क पर आदमी खड़ा है आपको मोशन में दिखाई दे रहा है कि रेस्ट में, तो वह जो दोनों आदमी बस में सवार है वो कहेगा कि मेरा मित्र तो पीछे जा रहा है, वो मोशन में है। तो वह आदमी जो एक्चुअली ग्राउंड पर खड़ा है, अपने मित्र को गुड बाय कह रहा है, वो रेस्ट में है ग्राउंड के आदमी के रेस्पेक्ट में, लेकिन उसके मित्र कह रहे हैं कि वो मोशन में है और वो पीछे जा रहा है। तो वही आदमी रेस्ट में कैसे हो सकता है और वही आदमी मोशन में कैसे हो सकता है, दोनों स्थिति एक साथ कैसे हो सकती है। तो यही चीज़ें जो है यहाँ से रेफरेंस की बात होती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता है तो फिर वही ऑब्जेक्ट, उसका मोशन जो है वो बदल सकता है, वो रेस्ट में भी आ सकता है या फिर मोशन में भी आ सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर रेफरेंस की जो बात की गई है उसी रेफरेंस के बारे में कहा गया है। आने वाले जो आपके क्लासेस होंगे फिजिक्स 11th या 12th क्लासेस, तो आप वहाँ पढ़िएगा इस रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो फिलहाल ये कहना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन में कंटिन्यूस चेंज होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं मोशन। और वो मोशन किसका होगा? तो उस ऑब्जेक्ट का होगा। बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ में है? मोशन में है। द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। नाउ मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले मेरे पास कुछ टर्म्स जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है, हमको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास जो है ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ से कोई एक आदमी पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक चला गया और फिर वहाँ से वो सी तक चला गया, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप क्या कहिएगा? 4 इधर गया और 3 इधर गया, कुल मिला के 7 गया। मतलब आप जो बता रहे हैं वो है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। मतलब उस आदमी ने जो एक्चुअल लेंथ कवर किया उस रास्ते का, वो है उसका डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो गया? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करता है उसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस होगा। यानी कि यहाँ ए से बी तक गया तो ए बी कवर किया, फिर बी से सी तक गया तो बी सी कवर किया। मतलब ए बी और बी सी ये दोनों लेंथ कवर किया, इसलिए इसका क्या हो गया? 4 + 3 डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो गया प्यारे बच्चों। ना अगर वो आदमी ए से सीधे सी तक जाता इस शॉर्टकट रास्ते से, तब उसका जो है ये डिस्टेंस कितना होता? तो आप अगर इसको देखिएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है प्यारे बच्चों? वो घूम के नहीं गया, सबसे शॉर्टेस्ट में स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग गया, मतलब इनिशियल से फाइनल तक गया। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग विद डायरेक्शन। प्यारे बच्चों इस पॉइंट का ख्याल कीजिएगा। अलोंग विद डायरेक्शन मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा दो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में, ए और सी के बीच में, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डायरेक्शन के साथ हमको डायरेक्शन भी बताना होगा। तो अगर हम ऐसा बताते हैं तो हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? तो हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि वह आदमी ए से सी तक गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ए सी। क्या हो गया? ए सी। और वो कितना हो गया? 5 किलोमीटर। लेकिन आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। किधर? तो फ्रॉम ए टू सी, ए से सी की तरफ। ये क्या बता रहा है? ये जो है ये डायरेक्शन बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी हम काउंट करेंगे तो उसके हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी काउंट करेंगे। मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो बताना ही है, साथ में डायरेक्शन बताएंगे। या अगर इन जनरली कह सकते हैं कुछ हद तक कि डिस्टेंस अलोंग विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब जब हमने इसके डायरेक्शन के बारे में बात की तो मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट नया सामने आता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़? मतलब द क्वांटिटीज़ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो सारी क्वांटिटीज़, आप देखिएगा कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं हम सब उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं किसी स्टैंडर्ड यूनिट से, किसी फार्मूले से, किसी मेथड से। तो अल्टीमेटली सारे क्वांटिटीज़ को हम क्या कर लेते हैं? मेज़र कर लेते हैं। सो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं? द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। मास जैसे कि हो गया केजी, पाउंड। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, पावर, इंटेंसिटी ऑफ करंट। ये सारे के सारे जो क्वांटिटीज़ हैं आप इन सबको आप मेजर कर सकते हैं। इसलिए ये सारे क्वांटिटीज़ क्या होंगे?
ये सारे क्वांटिटीज जो हैं आपस में कहलाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे। ठीक है। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला क्वांटिटी है आपका स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? कहता है द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उनको कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको कहेंगे वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स को अगर आप देखते हैं तो डिस्टेंस, क्या आप बताते हैं कि मैं 5 किलोमीटर चला हूँ पूरब की ओर? आप बताते मैं आज 5 किलोमीटर गया, आज मैंने 20 किलोमीटर की यात्रा की, तो जो बता रहे हैं वो क्या है? आप डिस्टेंस। मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है बेगूसराय चला गया है, किसी स्थान पर चला गया, तो ये जो आप बता रहे हैं स्पीड, ये क्या है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना। वेक्टर क्वांटिटी जब भी आप बताते हैं तो आप क्या बताते हैं? उसमें डायरेक्शन भी बताते हैं, मैग्नीट्यूड तो बताते ही हैं। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट को बताया था, डिस्प्लेसमेंट में बताया था प्यारे बच्चों कि आप वो आदमी ए से सी की तरफ चला गया, मतलब 5 किलोमीटर चला गया और ए से सी की तरफ चला गया, तो ये जो पार्ट है ये क्या है? दिस इज डायरेक्शन एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है। नाउ अब जो है हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, लेकिन उससे पहले मैग्नीट्यूड के बारे में जान लेना आवश्यक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमने आपको बताया मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के बारे में सवाल उठ गया मन में। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विथ इट्स यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसके साथ जो यूनिट लगा रहता है वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। जैसे स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कहूँ कि मैं 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है जा रहा हूँ, तो ये 6 पर सेकेंड क्या हो गया? ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें एक न्यूमेरिकल पार्ट है, एक यूनिट वाला पार्ट है, नहीं तो ये पूरा पार्ट जो दोनों मिला के है ये क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अच्छा, इस मैग्नीट्यूड के लिए एक सिंबल है। आप मैथ में मॉडुलस का सिंबल देते होंगे, इसी सिंबल को हम लोग फिजिक्स में मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर हम कहते हैं 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 4 मीटर है टुवर्ड्स नॉर्थ के लिए, मान लीजिए किसी एग्जांपल के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए, तो क्या कहिएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और उसको सिम्बॉलिकली कैसे दर्शाइएगा? मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप मॉडुलस नहीं पढ़िएगा फिजिक्स में, क्या पढ़िएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इस मैग्नीट्यूड में आप सिर्फ ये 4 मीटर बताइएगा। बच्चों, आपको ये डायरेक्शन नहीं बताने हैं, दिस डायरेक्शन इज omitted, we will have to state only this magnitude, this numerical part and this unit। तो आपको ये सिर्फ 4 मीटर बोलना पड़ेगा कि सर आपका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 मीटर। मैं जब बोलूँगा कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आपको बताना है कि सर 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। डिस्प्लेसमेंट पूछ जाने पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है, डायरेक्शन भी बोलना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल हैव टू से सर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट 4 मीटर। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है 3 रास्ते हैं। ये मेरा होम है, ए होम और बी स्कूल। अभी लॉकडाउन है तो स्कूल तो नहीं जाना है, फिर भी अपने एग्जाम्पल के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमको स्कूल जाने हैं अपने घर से, तो वी हैव 3 पाथ 1, 2 एंड 3। अगर मैं पाथ 1 को देखूं तो ये सबसे बड़ा पाथ है, फिर पाथ 2 को देखूं सबसे बड़ा पाथ है, थर्ड पाथ जो है वो क्या है? सबसे छोटा पाथ है। तो पाथ 1 जो बताएगा वो क्या बताएगा? वो बताएगा डिस्टेंस। क्या बताएगा? कि सर आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है। सेकेंड पाथ क्या बताएगा? ये भी बताएगा डिस्टेंस। ठीक है। थर्ड पाथ क्या बताएगा? थर्ड पाथ ही बताएगा डिस्टेंस। लेकिन थर्ड पाथ जो है
ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में। जब आप बड़े हो जाइएगा, 11th और 12th में जाइएगा, तो आप इस पाथ में भी डिस्प्लेसमेंट काउंट कर सकते हैं, दो सर्टेन पोजीशन के बीच में, छोटे छोटे पोजीशंस के बीच में। ठीक है, तो अभी हम ओवरऑल अध्ययन करेंगे। तो अगर आप बताइए, मैं पूछूं कि डिस्टेंस जो है पाथ 1 का वो ज़्यादा है, डिस्टेंस 2 ज़्यादा है और डिस्टेंस 3 ज़्यादा है, किसमें से सबसे ज़्यादा कौन है? तो आप कहिएगा सर 1, ऑब्वियसली 1। क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस है, क्या वो थर्ड पाथ में सेम है? आप कहिएगा हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी ए बी ही है और डिस्टेंस भी ए बी ही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस कम से कम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। तो हम इसको सिंबॉलिकली क्या दर्शाएंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, या इन अदर टर्म्स डिस्टेंस is greater than or equal to the magnitude of displacement। समझ में आया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर डिस्टेंस के इक्वल होगा। समझ में? जैसे अगर पाथ 1 और 3 के बारे में कंपेयर करेंगे तो डिस्टेंस जो है पाथ 1 का वो ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग तो 3 है, तो वो क्या हो गया? वो कम है। लेकिन अगर हम पाथ 3 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों देखें तो दोनों इक्वल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, या इसको अगर हम उलट के लिखें, दूसरी तरह से कहें कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा ख्याल रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है और डिस्टेंस होता है उसके बीच ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। मान लीजिए आप अपने स्कूल की तरफ जाते हैं घर से, आपने जैसे ही कदम बढ़ाया आपका डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रेवल हो गया, आप घर कूदक के वापस आ जाइए पढ़ने के डर से, फिर भी आपका जो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। आपने 1 कदम ट्रेवल किया या 2 कदम ट्रेवल किया, नहीं। मान लीजिए आप गए, पापा आपको ले गए स्कूल और आप वहाँ से भाग के आ गए घर, तो आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया। मान लीजिए यहाँ से आपका स्कूल है 5 किलोमीटर पे, पापा आ गए आपको साइकिल से लेकर और आप भाग के आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 जाने में और 5 आने में, तो डिस्टेंस हो गया आपका 10 किलोमीटर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मतलब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज कहाँ आया? तो सर जहाँ से आप चले थे वापस वहीं पर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 होने का क्या क्राइटेरिया है कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करना चाहिए, एक ही जगह पर होना चाहिए, तब आप कहिएगा कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द स्टार्टिंग दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने इसमें क्या किया, इनिशियल पॉइंट था होम, फाइनल पॉइंट था स्कूल ए और बी, हमने इसको और इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बता रहा है ये हमको क्या बता रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके खींचना होगा और तब आप इसको फाइंड कीजिएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए
कि मेरे पास जो है ये पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी ए पॉइंट चलता है, बी की तरफ जाता है, सी की तरफ जाता है और सी से फिर वापस ए की तरफ जाता है। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? तो डिस्टेंस हो गया सर, डिस्टेंस हो गया जितना ए बी गया, फिर बी सी गया और ए सी गया, तीनों लेंथ जोड़ देंगे, यानी कि 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? 12 किलोमीटर। करेक्ट? सही है ना? अगर कहे आपसे कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट, अब तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपसे पूछेगा, आप सवाल पूछेगा सर से, सर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक बताएं, मतलब ए से बी तक बताएं या ए से सी तक बताएं या ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो अगर आपसे कहें कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बताइए तो आप कहिएगा कि सर इनिशियल पॉइंट भी ए पर ही है, फाइनल पॉइंट भी ए पर ही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। और जब 0 हो डिस्प्लेसमेंट तब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 देन इट हैज़ नो डायरेक्शन। लेकिन अगर आपसे कहे ए और बी के बताइए, बीच बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताइएगा? सर 4 किलोमीटर टुवर्ड्स फ्रॉम ए टू बी या टुवर्ड्स बी। ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए कोई आदमी ए से चलता है, एक सर्कुलर पार्क है, उस पार्क पर ये चलता है, ए से चलता है, वापस उसी पॉइंट ए पर आ जाता है। मैंने इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए बी लिख दिया है, अलग अलग करने के लिए, मतलब ये दोनों ए और बी पॉइंट जो है, ए फॉर इनिशियल पॉइंट एंड बी फॉर फाइनल पॉइंट, एंड दीज पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पोजीशन पे, एक ही पॉइंट पे है ना? तो कहता है कि भैया इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है? तो सर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस ट्रैक का जो एक्चुअल लेंथ है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्या है इसका एक्चुअल लेंथ? तो सर इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वही इसका एक्चुअल लेंथ होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना दिया है? 7 मीटर दिया है। तो आपको जो है ये 2 पाई आर काउंट करना होगा इसके डिस्टेंस को निकालने के लिए। कर तो डिस्टेंस क्या जाएगा? 2 पाई का वैल्यू हम लेते हैं, मान लीजिए 22/7 और रेडियस जो है मान लेते हैं 7 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो मीटर में आएगा, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 44 मीटर क्या आ गया इसका डिस्टेंस आ गया। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्या पूछे? डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्या कहिएगा? सर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दोनों एक ही पॉइंट पे है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। करेक्ट? इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट तभी 0 हो सकता है जब जो पोजीशन है इनिशियल और फाइनल वो एक ही जगह पे हो, एक ही पॉइंट पे हो। तो ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम लोग जो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अध्ययन करेंगे। आपको अपने बुक्स का अध्ययन करना है, एनसीईआरटी का गहन अध्ययन कीजिए और उससे जो डाउट्स क्रिएट हो उसको पूछने के लिए ग्रुप में डाल दीजिए। थैंक यू।